student, now we discuss next lesson force and law of motion, बल तथा गति के नियम. In above lessons we study in the straight line motion and described some term velocity, speed and acceleration. पिछले अध्ययन में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थित वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु के गति का वर्णन किया. हमने देखा कि इसी गति में कभी एक रूपता नहीं होती है. We to see in this motion is not similar. तथा लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं किया कि गति का कारण क्या है. What is the cause of motion? What is the causes of motion? ध्यान दीजिए, गति का कारण क्या है. गति का कारण अभी तक केवल हमने गति का अध्ययन किया, मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन का हमने जो है स्टडी किया, परंतु गति का कारण क्या है, कौन सा काज जो है मुख्य रूप से गति के लिए उत्तरदायी है. इस प्रश्न का उत्तर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हम सभी लोग फाइंड करेंगे. हैव यू एवरी आस्क्ड योरसेल्फ व्हाई थिंग्स मूव्स? प्लीज थिंक्स व्हाई थिंग्स मूव. आप उत्तर दीजिए, कोई भी थिंग्स क्यों मूव करता है. व्हाई डू द प्लैनेट्स कीप मूविंग अराउंड द अर्थ? सोच कर बताइए, व्हाई डू द planets keep moving around sun. आप बताइए, कोई भी प्लेनेट्स जो ग्रह होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगाता है. व्हाट्स कीप द अर्थ स्पिनिंग? व्हाट keeps the earth spinning? आप सोचकर बताइए कि अर्थ जो होता है अपने अक्ष पर क्यों घूमता है. कौन सा क्या कारण है कि कोई भी थिंग्स क्यों मूव करता है, क्यों प्लैनेट्स जो होता है सन के अराउंडिंग मोशन करता है या कहा जाए मूविंग करता है. स्पिन, आपका अर्थ जो है अपने धुरी पर क्यों स्पिन करता है. When we think our own experience moving from place to place, अगर अपने दैनिक लाइफ में हम सोचें एक वस्तु वन प्लेस टू अदर प्लेस चलता है तो क्या कारण है. कभी आपने सोचा कि हम चलते हैं तो क्यों चलते हैं. कभी आपने सोचा, ये देखिए, ये रही आपके क्लास के कोई स्टूडेंट, ठीक, ये क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं. ये क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं. ये क्या कर रहे हैं, मोशन. देखिए, ये मोशन कर रहे हैं. तो ये जब चलते हैं तो ऐसे से चलते होंगे ना, एक पैर रखते होंगे फिर दूसरा पैर उठता होगा, ऐसे कुछ ना. ध्यान आया, एक पैर. तो ये बताइए, अर्थ पर चलते हैं या फिर फोर्स लगाते हैं. आप अगर इन सब प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढने का प्रयास करें तो आपको स्पष्ट एक ही उत्तर आएगा. इसका काज क्या है, इसका कारण क्या है. मुख्य रूप से उपरोक्त प्रश्न का उत्तर केवल और केवल बल होगा. केवल क्या होगा, फोर्स होगा. फोर्स ही वह फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मुख्य रूप से गति के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है. फोर्स वह फिजिकल क्वांटिटी है जो मुख्य रूप से मोशन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है. तो
इस संदर्भ में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि फोर्स होता क्या है। फोर्स होता क्या है, तो आइए डेफिनेशन जानते हैं। फोर्स किसे कहते हैं, उसका मात्रक क्या है, उसके लिए फार्मूला क्या है, इसके संबंध में सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स के बारे में। द फोर्स इज ए एक्सटर्नल का अर्थ क्या होता है अभिनव कनौजिया? द फोर्स इज ए एक्सटर्नल इफर्ट। इफर्ट मीन्स क्या होता है, प्रयास। बल क्या है, एक प्रकार का बाह्य कारक है। इन द फॉर्म ऑफ ए पुश और पुल which change or tends means होता है प्रयास, tends to change the state of rest or the uniform motion of a body. Along a straight line. ध्यान दीजिए, फोर्स क्या है, एक प्रकार का बाह्य कारक है। हिंदी में अगर इस चीज को हम अनुभव करें, हिंदी में इसका अर्थ निकालें तो बल क्या है, बल एक प्रकार का बाह्य कारक है। एक प्रकार का क्या है, बाह्य कारक है, बाह्य कारक है जो कि खिंचाव व धक्का के रूप में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल क्या है, एक प्रकार का खिंचाव व धक्का है जो कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। उसे हम आप क्या कहते हैं, बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल कहते हैं। जैसे दैनिक लाइफ में साइकिल आप चलाते हैं ना, साइकिल देखिए, ये रहा साइकिल। मैनुअल तकिया नहीं चलाएंगे, इस समय साइकिल चलाएंगे, ठीक। ये रहा साइकिल में कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए होते हैं, ठीक। ये रहा आपकी साइकिल, ये रहा साइकिल, ठीक। समझने का प्रयास करिएगा। ये रहा साइकिल, ठीक। ये साइकिल रहा। अब साइकिल चलेगा कैसे, ये अभिनव कनौजिया का ये साइकिल है। अब इधर से क्या किया जाएगा, कोई धक्का लगाएगा तो ये क्या करेगा, आगे की डायरेक्शन में क्या करेगा, गति करेगा। या फिर इसको खींचे आगे से, कोई दो चीज़ें, या तो आगे पीछे से धक्का लगाया जाए, आगे से कोई इसको क्या करे, खींचे। तो जब इसको खींचोगे तो यह तो स्थिति में परिवर्तन कर लेगा या परिवर्तन, ये तो पहले विरोध करेगा। तो 2 स्थिति है, या तो इसके स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा या तो परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। लेकिन कौन जिम्मेदार है इसके लिए, बल ही जिम्मेदार है।
इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा, बल एक प्रकार का क्या है, बाह्य कारक है, जो क्या करता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अच्छा, तो आइए जानते हैं फोर्स के रिस्पेक्ट में कितने प्रकार के फोर्स होते हैं और ये कैसे कार्य करता है, इसके संदर्भ में आइए डिस्कशन करते हैं टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स मेनली इज द टू कैटेगरीज। कितनी कैटेगरियाँ हैं इसके? दो हैं। एक है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड सेकंड है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको कहा जाता है संपर्क बल। संपर्क बल। इसको कहा जाता है असंपर्क बल। असंपर्क बल। अब कॉन्टैक्ट फोर्स का जो एग्जाम्पल आएगा सोच कर बताइए, उदयची पटेल, क्या होगा कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण? सोच कर बताइए उदयची पटेल। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल बताइए। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो मैग्नेट फोर्स जो होता है, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है? असंपर्क बल होता है। परंतु संपर्क बल की अगर बात किया जाए तो इसके बहुत उदाहरण हैं। संपर्क बल की बात किया जाए तो इसके बहुत उदाहरण है। दैनिक लाइफ में हम आप जब चलते हैं तो निश्चित रूप से कैसे चलते हैं? संपर्क बल के कारण ही चलते हैं। ह्यूमन अगर मूव कर रहा है या पैदल चल रहा है, वॉक कर रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? संपर्क बल ही जिम्मेदार है। अच्छा, ये बताइए, अगर आपके पैर के तलवे और पृथ्वी के बीच घर्षण बल ना हो तो क्या आप चल पाओगे? बिल्कुल नहीं चल पाओगे। इसका मतलब उदाहरण समझ में आ गया। सबसे पहला उदाहरण क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन मीन्स घर्षण, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक। फिर अगर इसमें ध्यान दिया जाए, सोचा जाए तो कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल एयर रेजिस्टेंसी। एयर मीन्स होता हवा, इसको कहा जाएगा घर्षण बल। क्या कहा जाएगा? घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। घर्षण बल किसका उदाहरण है? संपर्क बल का। लेकिन यहीं पर अगर और हम बात करें तो एयर रेजिस्टेंसी मीन्स हवा का प्रतिरोध। ये बताइए, जब साइकिल बहुत तेज़ से चलाते हो तो हवा क्या करता है? आपका विरोध करता है? नहीं करता है। इसका मतलब आपके कॉन्टैक्ट में क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? अक्सर देखते हो, अगर आप साइकिल लेकर नॉर्थ से डायरेक्शन में जा रहे हो और एयर का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है तो आपको अधिक बल लगाना होगा। महसूस करते होंगे आप सभी लोग। इसका मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स में वास्तव में दोनों जो फोर्स होते हैं कॉन्टैक्ट में कार्य करते हैं, परंतु नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो होते हैं इसमें जो होता है आपका वस्तु के बीच संपर्क नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ अगर ध्यान दिया जाए तो जैसे न्यूटन जी ने सबसे पहले सोचा था कि पका आम जो होता है पृथ्वी की ओर गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? वहाँ पर कौन फोर्स कार्य कर रहा है? दिमाग लगाइए। ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई वहाँ से जुड़ाव है आम में? मैंगो से कोई कांटेक्ट है? कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये नॉन कांटेक्ट क्या है? उदाहरण है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स का क्या है? एग्जाम्पल है। या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो आपके वैद्युत बल होते हैं ये भी क्या होते हैं? असंपर्क बल होते हैं अक्सर। लेकिन कहा जाए इलेक्ट्रिक फोर्स वास्तव में संपर्क बल में नहीं, असंपर्क में नहीं आएगा। अच्छा, ये बताइए, जब घर पर लाइट आती है, अगर आप वायर को आप पकड़ लेते हो तो क्या
लगता है, मज़ा आता है ना। तो इसका मतलब जब आप वायर को पकड़ते हो तो आपको डांस करना पड़ता है। इसका मतलब कांटेक्ट फोर्स में आएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स किस में आएगा? कांटेक्ट में आएगा। जब उसको पकड़ोगे आप तो बहुत बढ़िया आप कथक ना डांस करोगे। इस प्रकार से टाइप्स ऑफ फोर्स हो गए, बल के प्रकार पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लिए। लेकिन आपकी जो सिलेबस में मेंशन है वो है संतुलन और असंतुलन बल। तो दूसरे टाइप से हम क्या करते हैं, दूसरे प्रकार से इसके बल के प्रकार पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। इसको भी आप सभी लोग क्या करिएगा, अपने कॉपी में शेयर कर लीजिएगा। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स की सबसे पहले बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बैलेंस फोर्स। सबसे ही पता है संतुलन बल। इसका मतलब जब किसी थिंग्स पर एक से अधिक फोर्स लगाया जाता है तो टोटल फोर्स का जो योगफल होता है अगर आपका 0 हो जाता है तो ये कहा जाता है कि उस वस्तु पर लगाया गया बल क्या है? संतुलन बल है। यदि आपके द्वारा लगाया गया संपूर्ण बल का मान 0 नहीं होता है, योगफल का मान 0 नहीं होता है, तो उसे कौन सा बल कहेंगे? असंतुलन बल। कैसे ये जानते हैं? जैसे मान लीजिए आपको पापा ने 5 रुपये दिए। कितने रुपये दिए? 5 रुपये। और आप बाज़ार में गए। कहाँ गए? बाज़ार में, मार्केट में आप गए और 5 रुपये क्या किए? आप पूर्ण रूप से खर्च कर दिए। क्या किए? खर्च कर दिए। तो आपके पास कितना बचा? 0। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास कोई रुपया नहीं बचा ना। तो इसका मतलब आपको 5 से जो फोर्स अप्लाई किया गया, यहाँ न्यूटन्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे, इसका मात्रक न्यूटन्स होता है, इस पर भी बाद में चर्चा करेंगे। तो परिणामी जो आपका रिजल्टेंस वैल्यू आया आपके पास वो कितना आया? 0। इसका मतलब यहाँ पर संतुलन में है। सब कुछ किस में है? संतुलन में। और असंतुलन का मतलब ये जैसे 5 रुपया दिया गया और आप बाजार में गए, 3 रुपये क्या हुए? खर्च हो गए। ठीक, तो रिमाइंडर कितना आपका बचा? 2 रुपीज़। कितना बचा? 2 रुपीज़। इसका मतलब ये असंतुलन में है। आप 2 रुपये आपके पास शेष बच गया, या मान लीजिए 9 रुपये आपके खर्च हो गए, तो इसका मतलब आप बकाया कितना हो गया? 4 रुपया बकाया हो गया। इसका मतलब आप असंतुलन में हैं। तो यहाँ से चूँकि ये एक भाव मैंने बताया है मार्केट के हिसाब से, लेकिन हम फोर्स के रिस्पेक्ट में जब बात करेंगे तो किसी भी थिंग्स पर जब एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाइड होता है तो टोटल जो फोर्स होते हैं उन टोटल फोर्स का जो योगफल होता है अगर 0 हो जाए तो उसको कौन सा फोर्स कहेंगे? संतुलन फोर्स कहेंगे। परंतु यदि 0 नहीं होता है तो उसे कौन सा फोर्स कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। इसका मतलब संतुलन बल की परिभाषा लिखा जाएगा, किसी भी वस्तु पर परिणामी बल का योगफल, परिणामी बल का योगफल यदि 0 है, क्या है? यदि 0 है तो उसे क्या कहते हैं? हम सभी लोग संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। इसका सबसे सरल और सहज उदाहरण है झूला पर आप बैठ जाते हो ना तो फोर्स आप अप्लाई करते हो, लेकिन झूला टूटता नहीं है। इसका मतलब संतुलन अवस्था में है। इसका मतलब इन इंग्लिश अगर इसको आप लिखेंगे इस प्रकार हम कह सकते हैं, अप्लाइड द टोटल फोर्स ऑफ द थिंग्स is zero is known as valence force, is known as valence force। ओके, यदि हम क्या करते हैं, अप्लाई टोटल फोर्स, अप्लाई किया गया टोटल बल का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उस फोर्स को हम आप क्या कहते हैं? वैलेंस फोर्स कहते हैं। आइए सेकंड पर बात करते हैं अनवैलेंस की। तो इस प्रकार से आप सभी लोग असंतुलित बल का भी परिभाषा बना सकते हैं।
इसका मतलब क्या कह सकते हो, किसी भी वस्तु पर परिणामी बल का योगफल क्या हो, शून्य ना हो तो उसे क्या कहते हैं, असंतुलन बल कहते हैं। परिभाषा बना ले जाएंगे ना, क्या कह सकते हो, सेम प्रक्रिया है, निश्चित रूप से आप बना ले जाएंगे, हमें पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि आप अवश्य बनाएंगे। तो इसका परिभाषा अगर बनाया जाए, अप्लाइड द टोटल फोर्स ऑफ द थिंग्स इज नॉट जीरो इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स। यहाँ से ध्यान दीजिए, अप्लाइड द टोटल फोर्स ऑफ द थिंग्स इज नॉट जीरो इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स। ओके, इसका मतलब कह सकते हो, यदि परिणामी बल का मान शून्य नहीं होता है तो परिणामी बल का मतलब एक से ज़्यादा बल जब लगाएंगे तो कुल बलों का योगफल से लिया जाता है। परिणामी बल का मान शून्य नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, असंतुलन बल कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब संतुलित रहेगा तो इस स्थिति में आपका वस्तु जो होगा बॉडी मोशन नहीं करेगा, लेकिन अनबैलेंस जब फोर्स रहेगा, संतुलित बल रहेगा, तो इसमें क्या होगा, आपका वस्तु मोशन करेगा। यहीं से हम अध्ययन करेंगे घर्षण बल का, इनरेशिया की कॉन्सेप्ट ऑफ इनरेशिया यहीं से जन्म लेगा। अगले वीडियो में आप सबको बताएंगे। धन्यवाद।